ये है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज के सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 पर आती है, जिसमें हमें एक ऐसे एवेंजर के बारे में बताया गया है जो अपनी कमज़ोरियों को हरा कर एक पावरफुल सुपर हीरो बना। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। 1934 में जोहान स्मिथ नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट अडोल्फ हिटलर से मिले और हिटलर ने उसे अपनी साथ शामिल कर लिया सो दैट वो उसकी मदद से अपनी फ़ौज के लिए हथियार बना सके। हिटलर की पार्टी में रहकर स्मिथ ने हाइड्रा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी। हाइड्रा का काम था जर्मन आर्मी के लिए एडवांस वेपन्स बनाना। जोहान स्मिथ का साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइथोलॉजी और मैजिक में बहुत इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वेपन्स हैं जिनको गॉड तक ने भी यूज़ किया हुआ है और अगर वो उन चीज़ों को हासिल कर ले तो वो जंग जीत सकते हैं। मगर स्मिथ ये भी जानता था कि इन शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पहले खुद ताकतवर बनना चाहता था। 1940 में जोहान स्मिथ ने अब्राहम अर्स्किन नाम के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया। डॉक्टर अर्स्किन जो जर्मनी के ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया था जो इंसान को मेंटली और फिजिकली बहुत पावरफुल बना देता है। हालांकि वो सीरम परफेक्टली नहीं बन पाया था, पर स्मिथ ने अर्स्किन से वो सीरम छीन लिया और अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो पावरफुल तो बन गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया और इसकी वजह से उसे नया नाम मिला, रेड स्कल। अपने इस भयानक चेहरे को छुपाने के लिए उसने अपने रियल चेहरे जैसे ही एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। फिर स्मिथ ने नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में स्टडी करी, जिससे उसे टेसराक्ट क्यूब के बारे में पता चला, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है। और आखिरकार इतनी खोज और मेहनत के बाद 1942 में उसे वो मिल ही जाता है। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज़ोरों पर था। न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रॉजर्स नाम का एक लड़का मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था, जो कि एक बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत कमज़ोर और बीमार था, इसलिए वो मिलिट्री टेस्ट में फ़ेल हो गया। मगर किसी भी हालत उसे देश के लिए लड़ना था, इसलिए उसने बहुत बार मिलिट्री के लिए टेस्ट दिया। ऐसे ही जब वो एक बार अपने दोस्त को बता रहा था इस बारे में, तब ये बात डॉक्टर अर्स्किन सुन लेता है, जो कि अब US गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। स्टीव को उसकी देशभक्ति देखकर मिलिट्री के लिए पास कर देते हैं। डॉक्टर अर्स्किन का वो सीरम जिससे स्मिथ को पावर्स मिली थी, अब वो परफेक्ट बन चुका था और उसे टेस्ट करने के लिए अर्स्किन को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। और स्टीव की अच्छाई और हिम्मत को देखते हुए उसने सीरम दे दिया। स्मिथ अर्नमज़ोला नामक साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसी मशीन बनाता है जो टेसराक्ट की शक्ति को स्टोर कर सकती है। उसकी मदद से वो बहुत खतरनाक वेपन्स बनाते हैं। और अब स्मिथ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा को हिटलर की पार्टी से अलग कर लिया और हिटलर से बगावत शुरू कर दी। वो दुनिया पर राज करना चाहता था। अब स्मिथ यानी रेड स्कल को ये पता चल जाता है कि अर्स्किन न्यूयॉर्क में है और US आर्मी के लिए साथ काम करके वहाँ उनके लिए सुपर सोल्जर्स बना रहा है और डॉक्टर अर्स्किन को मारने के लिए आदमी भिजवा दिया। वहाँ डॉक्टर अर्स्किन ने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर स्टीव रॉजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जब स्टीव की बॉडी में बीटा रेडिएशन और वो सीरम डाला गया तो वो एकदम बदल गया और उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई और वो बहुत पावरफुल बन गया। ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होते ही स्मिथ के आदमी ने डॉक्टर अर्स्किन को मार दिया और वो सीरम की लास्ट बॉटल लेकर भाग गया। स्टीव ने अपनी नई ताकत के बल पर उसे पकड़ तो लिया, लेकिन उससे पूछताछ के डर से जहर खा लिया और फिर उसके हाथ से वो लास्ट सीरम की बोतल गिरकर टूट गई। स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर बन गया था, लेकिन US मिलिट्री को सिर्फ एक नहीं कई सुपर सोल्जर्स चाहिए थे। लेकिन डॉक्टर अर्स्किन और उनके सीरम की ना होने की वजह से अब कोई भी सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था। फिर मिलिट्री वाले स्टीव को लैब में छोड़कर चले जाते हैं ताकि उस पर टेस्ट करके सीरम वापस बनाया जा सके और जब तक सीरम नहीं बन जाता तब तक उसके लिए एक नया काम दिया जाता है।
वॉर के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए। स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन अमेरिका के नाम से एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन जाता है, लेकिन स्टीव को इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो असली लड़ाई लड़नी थी। एक बार वो इटली में एक शो के लिए जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका खास दोस्त बकी बार्न्स हाइड्रा के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए गया था और तभी से वो लापता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो अकेला ही हाइड्रा के एक अड्डे में घुस जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ अपने काफ़ी सोल्जर्स को भी फ्री करवा लेता है। जब रेड स्कल अपनी फ़ौज को कमज़ोर होते देखता है तब वो खुद ही अपने अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुश्मनों को उनकी खुफिया जानकारी ना मिल सके। फिर रेड स्कल आर्नम ज़ोला वहाँ से भाग जाते हैं और स्टीव रॉजर्स सबको बचा लेता है। उसी इस बहादुरी की वजह से उसे मिलिट्री टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। फिर स्टीव हावर्ड स्टार्क के साथ एक नई शील्ड और यूनिफॉर्म लेकर कुछ ऑफिसर्स की टीम बनाकर हाइड्रा के कुछ अड्डे तबाह कर देता है। 1945 में मिलिट्री को आर्नम ज़ोला की लोकेशन का पता लगता है तो कैप्टन अपनी टीम के साथ चलती हुई ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहां आर्नम ज़ोला मिल तो जाता है लेकिन बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है और आर्नम ज़ोला से पूछताछ करने पर मिलिट्री को ये पता चलता है कि रेड स्कल अमेरिका के कुछ शहरों पर बॉम्ब गिराने वाला है, इसलिए उसे रोकने के लिए कैप अपनी टीम को लेकर हाइड्रा के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। लेकिन रेड स्कल वहाँ से एक बॉम्ब भरे प्लेन और टेसराक्ट क्यूब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कैप्टन अमेरिका उसके पीछे जाता तो है लेकिन उसकी हाथापाई के दौरान रेड स्कल से टेसराक्ट का कंटेनर टूट जाता है और जब वो उसको पकड़ता है तो वो वार्म होल के जरिए एक दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बुरे इंटेंशंस की वजह से उसे एक श्राप मिलता है जिससे वो वॉर्मर नाम के प्लैनेट पर कैद हो जाता है। इसके बाद टेसराक्ट के एक प्रॉपर कंटेनर ना होने की वजह से वो प्लेन से नीचे गिर जाता है और अब कैप्टन अमेरिका एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे प्लेन में सवार था और इस प्लेन को किसी भी कंट्री में लैंड करना काफ़ी डेंजरस हो सकता था, तो वो इसलिए प्लेन को सबसे दूर आर्कटिक में लेकर जाकर लैंड कर देता है। उस बर्फीली जगह पर जाकर वो प्लेन और सारे बॉम्ब काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, कैप्टन अमेरिका खुद भी जमने लगता है और वहीं जम जाता है। गवर्नमेंट उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, उन्हें टेसराक्ट तो मिल जाता है लेकिन कैप्टन अमेरिका का कोई पता नहीं लगता। फिर जाकर 68 इयर्स बाद यानी 2011 में आर्कटिक में कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और फिर उसके अंदर मिलती है कैप्टन अमेरिका की जमी हुई बॉडी। और कमाल की बात तो ये थी कि वो अभी तक जिंदा था। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इतने साल बर्फ में रहने के बावजूद भी ना ही स्टीव मरा था और ना ही उसकी उम्र बढ़ी थी। फिर शील्ड के लोग कैप्टन अमेरिका को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं और वो स्टीव को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट 1940 के जैसा था ताकि जब स्टीव को होश आए तो वो घबराए नहीं। पर जैसे ही उसे होश आता है वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तब वो वहाँ से बाहर निकलता है। तब वो अपने आप को एक बिल्कुल ही नई दुनिया में पाता है। फिर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी स्टीव को बताते हैं कि वो लगभग 70 साल से होश में नहीं था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी स्टीव से मिलने आते हैं और कहते हैं कि दुनिया खतरे में है और उन्हें कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है। तो फिर हमें एवेंजर्स मूवी की एक झलक दिखाई जाती है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विद दैट सेड, signing off, keep watching Benchod. With that said, signing off, keep watching Bench Watched.